वैचारिक दिवालियेपन का रायता खूब फैल रहा संसदीय चुनाव में। राहुल जैसा कामदार बनकर भी कभी देखिए मोदी जी। चादर देने के अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव। करोड़ों के सरकारी विमान में उड़ान भरते हुए हजारों किलो गुलाब और गेंदे के फूलों की महक को आत्मसात करते हुए चुनाव प्रचार करना, नामांकन भरना आसान है, लेकिन आम आदमी की तरह किसी सैलून में जाकर हजामत बनवाना कठिन काम है। कम से कम नामदार लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अंधभक्तों की नज़र में पप्पू राहुल गांधी ने ऐसा कर दिखाया है और देश को बिना एक शब्द कहे ये बता दिया है कि असली कामदार व असली नामदार कौन है। संकीर्णता और आत्मग्लानि से उबरना बहुत कठिन काम है। देश की नेतृत्व करने वाले तमाम नेता अपनी हीनता व दीनता को छिपाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अब तो नौबत ये आ गई है कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के एक मंत्री, जो शंभू महाराज भी है, कार की छत पर बैठकर भांगड़ा करते हैं तो उनके कप्तान देश में नया चूड़ी उद्योग खोलने के संकेत दे रहे हैं। कोई सरकार किसी देश को चूड़ियां पहनाने की बात कर अपनी मजबूती का नहीं, बल्कि अपनी दंभ और वैचारिक दिवालियेपन का मुजाहिरा कर रहा है। चूड़ी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण आभूषण है। कांच की चूड़ियां आम हो, लेकिन खास लोग और खासकर असली कामदार सोने चांदी की चूड़ियां भी अपने परिवार की महिलाओं को पहनाते हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियां देश और एशिया में मशहूर हैं। चूड़ियों का काम मजहब नहीं होता। चूड़ियां हिंदू भी पहनते हैं और मुसलमान भी, अगड़े भी पहनते हैं और पिछड़े भी, दलित भी पहनते हैं और महादलित भी। चूड़ी बनाने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान होते हैं और पहनने वाली महिलाएं हिंदू। आज तक किस हिंदू महिला ने चूड़ियां पहनने से इसलिए इनकार नहीं किया कि वो उन्हें बनाने और पहनाने वाले हाथ मुसलमान या किसी और मजहब वालों के हैं। कोई मनिहार या मनिहारिन किसी कलाई से उसका मजहब नहीं पूछती। ये काम तो केवल सियासत करने वाले हैं। तमिल में चूड़ी को वलायल और तेलुगु में गाजू भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बेंगल कहते हैं, जो हिंदी के ही शब्द बंगली से बना हुआ है। चूड़ियां एक और जहां सुहाग यानी सौभाग्य का प्रतीक है, वहां चूड़ियां भेंट करना सामने वाले की कमजोरी, अकर्मण्यता, दीनता को उजागर करने का तरीका भी है। विपक्ष में रहने वाले लोग अक्सर सत्ता, प्रतिष्ठान और नौकरशाही को चूड़ियां पहनाने की कोशिश करता है। मजे की बात यह है कि पूरे 10 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा व भाजपा के नेताओं का चूड़ी भेंट करने का तौर तरीका बदला नहीं है। वे अब विपक्ष को तो चूड़ियां पहना नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी देश को चूड़ियां पहनाने की बात जरूर करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि देश का विपक्ष इन दिनों पड़ोसियों की शह और सत्ता प्रतिष्ठान की राह में रोड अटका रहा है। बात राहुल गांधी से शुरू हुई थी और वहीं समाप्त भी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको दोबारा राहुल गांधी की उस तस्वीर की ओर ले चलता हूं जो हाल ही में चुनाव प्रचार से समय निकालकर एक हजामत बनाने वाले की दुकान से ली गई है। बकौल भाजपा राहुल शाहजादा है, चांदी का चम्मच मुंह में रखकर पैदा हुआ है, नामदार है और सबसे बड़ी बात की पप्पू है। ये सारी स्टाइल काटते हो आप? जी जी सर जी, आजकल यही सब चल रही है। अच्छा। और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए। हाँ ऐसा है। और आपके बाल कौन काटता है? हमारे जो काम करते हैं साथ। और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? अभी बन जाता है 400-500 रुपए, सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक। और कैसे सीखे? सर जी गाँव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए। किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई। अच्छा, वो भी यही करते हैं? हाँ वो भी करते सर। फिर आप बम्बई गए? हाँ। किसी सैलून में काम किया? हाँ सैलून में सर जी नौकरी कर रहे थे। वो कैसा लगा? सर जी ठीक था, इधर गाँव में इधर ज्यादा सही था। अच्छा, और कितने साल से कर रहे हो? सर जी 2005-6 से कर रहे हैं। अच्छा, दुकान किराए की है? हाँ सर। कितना देते हो किराया? 1500 रुपए। और कितने लोग काम करते हैं? सर जी 3 लोग काम करते हैं। पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है, अच्छा। पानी वानी देना। आपने वही वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है? हाँ सर। बाल पे? हाँ सर। वो क्या हो रहा है? अरे ड्रामा करते हैं सर जी, उसमें कुछ नहीं। अभी हम लोग दो आते हैं क्लाइंट, बोलते करो तो हमको कुछ पता ही नहीं। हम ये सब बातें मान लेते हैं क्योंकि बड़ों की बातें मानने में भी आजकल भलाई है। लेकिन हमारा सवाल भी है कि हम कामदार होते हुए राहुल की तरह जनता से सीधे मुंह क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्यों आप सड़कों पर पैदल नहीं चल सकते? क्यों आप किसी आम आदमी को कामदार की तरह अपनी हजामत किसी साधारण सैलून में बनवाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं?
दरअसल चांदी का चम्मच मुंह से निकाल कर फेंकना जितना कठिन काम है, उतना कठिन काम कामदार से नामदार होना भी है। जो आदमी फर्श से अर्श पर आता है वो कभी भूल से भी नीचे नहीं आना चाहता। उसे विलासिता का जीवन जीने की आदत पड़ जाती है और उसके छीने जाने की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम कांपने लगता है। वैभव और विलासिता के बीच बने रहने के लिए वो एक दो नहीं अनेक अवसर मांगता है। उसके सामने कोई नैतिकता, कोई नजीर, कोई संविधान काम नहीं करता। उसके सर पर हमेशा एक ही भूत सवार रहता है कि कोई शाहजादा कहीं सिंहासन पर कब्जा करने के लिए तो नहीं आ रहा है। हमारा सत्ता प्रतिष्ठान आजकल इसी भय और आशंका से ग्रस्त है। 4 चरणों के मतदान के बाद सत्ता प्रतिष्ठान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। सत्ता तो आती जाती रहने वाली चीज है, इसका मोह नहीं पालना चाहिए, अन्यथा यही सत्ता गले की फांसी बन जाती है। और इसी सदी में हमने और आपने दुनिया के बड़े बड़े सत्ताधीशों को धूल चाटते देखा है। किसी को फांसी पर लटकाया गया तो किसी को गोलियों से भून दिया गया, यहाँ तक कि सत्ताधीशों को उसके बूते को नाबूद कर दिया गया। इसलिए कहते हैं कि सत्ता माया का दूसरा रूप है और माया महाठगनी होती है। इस हकीकत को हमारे सूफी संत, महात्मा व साहित्यकार जान गए थे, लेकिन राजनीतिक इस हकीकत से अभी भी नावाकिफ है। राहुल के भाग्य में प्रधानमंत्री बनना शायद न लिखा हो, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या अंधभक्तों की संख्या से कहीं ज्यादा निकलेगी। देश में ही नहीं, देश के बाहर भी राहुल एक नेशनल हीरो की तरह जाना पहचाना जाता है। राहुल ने कांग्रेस का बंटाधार किया या उसे आत्मनिर्भर बनाया, इसका फैसला आने वाले दिन करेंगे। लेकिन अभी ये प्रमाणित हो गया है कि वो न पप्पू है और न जोकर है, न विदूषक है और न अधिनायक। वो जननायक बनने की कोशिश कर रहा है। उसने देश को अपने कदमों से नापा है। फोकट के हवाई जहाजों से उड़ान भरते हुए देश को नहीं जाना है। प्रतिपक्ष में रहकर राहुल ने वे सब प्रताड़नाएं सही है जो आपातकाल के दौरान सबसे विपक्षी नेताओं तक में नहीं सही हो गई। बहरहाल और देश के सामने 2 ही चेहरे हैं, एक कल की अवतार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरा राहुल राजीव गांधी का। कांग्रेस के पास राहुल के अलावा और कोई नहीं है और भाजपा के पास मोदी के अलावा और कोई नहीं है। देश के पास इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। एक ही सियासी विरासत को देश और दुनिया जानती है और दूसरे की कोई सियासी विरासत है ही नहीं और आगे भी शायद ही उनका कोई उत्तराधिकारी उन जैसा हो पाए। देश इस समय इन 2 विरासतों के बीच चुनाव कर रहा है। चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। 4 जून को पता चलेगा कि देश ने नामदार को चुना है या कामदार को। जनता जिसे चुनेगी वो सचमुच सौभाग्यशाली होगा, सचमुच सौभाग्यशाली होगा। धन्यवाद।